एक ऐसा कानून जो सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था, लेकिन आज 75 साल बाद भी वही कानून सेम चल रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर दोबारा से भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई है। पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि नीट पेपर लीक को लेकर भीड़ उमड़ी थी और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे पूरे देश ने देखा था। और फिर दूसरी बार वही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है और इस बार मामला नीट पेपर लीक का नहीं बल्कि रिजर्वेशन का है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के ही ऊपर, जो सिर्फ 10 सालों के लिए लाया गया था लेकिन आज भी चल रहा है। आजादी के बाद बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं की। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। रिजर्वेशन क्यों लगाया गया और क्या आज भी इसकी जरूरत है, इससे पहले हम बात करते हैं कि ये रिजर्वेशन है क्या। मान लीजिए कि एक स्कूल है जिसमें 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों पे 100 स्टूडेंट्स की भर्ती करना है, तो स्कूल क्या करेगा, कुछ सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व करके रख देगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि समाज में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, सबकी आर्थिक स्थिति सेम नहीं होती है। बस इसी ख्याल की वजह से रिजर्वेशन लाया गया। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिजर्वेशन है क्या। बस स्कूल क्या करेगा, जो पिछड़ा बच्चा है उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रख देगा, जैसे कि एससी के लिए अलग सीटें रिजर्व होगी, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग। और 2019 में एक और कानून लाया गया था जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। सवाल ये आता है कि ये शुरू कब से हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है। शुरुआत इसकी होती है 1902 कोल्हापुर रियासत से, जहां पे छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़ी जातियों के लिए सबसे पहला कानून लाया था, या यूं कहें तो सबसे पहला रिजर्वेशन लाया था। अब बात आती है 1921 की। 1921 में भी इसके लिए रिजर्वेशन लाया जाता है, जिसमें गैर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके बाद दौर आता है 1935 का, जब भारत सरकार अधिनियम लागू किया जाता है और इस अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब संविधान लागू हो जाता है 1950 में। 1950 में संविधान लागू होने के बाद SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया और आर्टिकल 15, 16, 330 और 332 के तहत रिजर्वेशन जोड़ा गया, जो कि SC ST के लिए था। ये कानून सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था, जिसे संविधान संशोधन कर करके, संविधान में अमेंडमेंट कर करके आगे बढ़ाया गया और 2020 में आखिरी 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ाया जा चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है, इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं तय किया गया है। बात करते हैं इसे लाया क्यों गया, तो कारण बहुत सिंपल है। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए इतिहास में, तब आपको देखने को मिलेगा जो भी SC ST कैटेगरी से आते थे उन्हें छुआछूत का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता था, उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उन्हें समाज में बहिष्कार देखने को मिलता था। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण बात कर लेते हैं, जो भीमराव अंबेडकर भी मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि समाज में जो भी इस वर्ग से आते हैं लोग, वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से वो लोग अलग हैं। उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही भीमराव अंबेडकर ने ये कहा, इन्हें स्पेशल हेल्प देने की जरूरत है। स्पेशल हेल्प बोले तो आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन देने की जरूरत है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि SC और ST रिजर्वेशन क्यों दिया गया, कब दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें OBC का नाम नहीं आया था। आप लोग सुनते होंगे OBC बहुत ज्यादा नाम प्रयोग किया जाता है समाज में। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो ना सिर्फ SC और ST की बात होती है बल्कि OBC की भी बात होती है। तो हम बात करते हैं कि OBC कानून कब जोड़ा गया, तो ये बात है 1979 की। BP मंडल के अध्यक्षता में दूसरा रिजर्वेशन कैटेगरी लाई गई, जिसे हम लोग OBC के नाम से जानते हैं, और एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने पाया कि देश की 52% आबादी OBC में आती है और इन्हें भी नौकरी और शिक्षा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि OBC में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी समाज से पिछड़े हुए थे। तो इसीलिए BP मंडल की कमीशन ने, जिसको कहा जाता था कि मंडल कमीशन, उसने OBC रिजर्वेशन को भी जोड़ दिया। अब आता है दौर 1990 का, जो VP सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन की सिफारिश पर OBC के लिए भी 27% सीट रिजर्व कर दी जाती है। इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। अब दौर आ जाता है 1992 का, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने 27% जो OBC को रिजर्वेशन मिला था उसे तो बरकरार रखा, लेकिन इसमें 2 और नई शर्तें जोड़ दी।
वो दो शर्तें क्या थी? पहला तो ये था कि कुल रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं जानी चाहिए था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा था कि जो भी ओबीसी में क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर उसे कहते हैं कि जो आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया हो, आर्थिक रूप से वो ठीक ठाक हो, मतलब कि उसे रिजर्वेशन ना भी दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो। क्रीमी लेयर में आर्थिक रूप से ठीक ठाक वाले लोग आते थे। तो दूसरी बात यही से आ जाती है कि क्रीमी लेयर में जो भी ओबीसी वाले हैं उनको भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यहां तक आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी कि एससी और एसटी और ओबीसी इन तीनों को कब और क्यों लाया गया था और किसने लाया। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब बात करते हैं हम लोग जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए भारत सरकार ने 2019 में एक और आरक्षण लेकर आती है जिसका नाम है EWS, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ये कानून ये कहता है कि जनरल वाले में जितने भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी के लिए 10% रिजर्वेशन और दे दिया जाता है। और ये पहली बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को देखकर दिया जाता है। और आपको वो बात याद होगी सुप्रीम कोर्ट की जिसने कहा था कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जोड़ेंगे आप लोग तो 60% तक पहुंच गया है, जिसमें एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो जो 1990 में कानून बनाया गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है, लेकिन इसको जोड़ेंगे आप लोग तो ये पूरा टोटल पहुंच चुका है लगभग 60% तक। अब यहीं पर एक विवादित मुद्दा आ जाता है। जस्टिस BR गवई और 3 जजों ने यह सजेशन दिया कि SC ST में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, क्योंकि SC ST में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो संपन्न हो चुके हैं, जैसे आप लोग अभी चंद्रशेखर आजाद को देख सकते हैं। लेकिन ये बात जो है असल केस का मुद्दा नहीं था, इसीलिए इस बात को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला और इसको ओबिटर डिक्टा कहकर छोड़ दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ कह दिया कि जो रिजर्वेशन है SC ST के लिए वो संवैधानिक है, संविधान में लिखा गया है, इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसको रद्द नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर की बात तो होगी नहीं। और बीजेपी ने भी अपने सांसदों को ये बात समझा दिया। आज भी देखेंगे तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। अब हम लोग थोड़ा तार्किक बात कर लेते हैं, अब हम लोग थोड़ा फैक्चुअल बात कर लेते हैं कि क्या रिजर्वेशन सही है या गलत है। तो दोनों वर्ग के लोगों को आप लोग सुनेंगे तो दोनों ही अपनी बात को सही कहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें सुधार की जरूरत है। जो लोग इसके पक्ष में बात करते हैं उनका मानना है कि सदियों से चला आ रहा भेदभाव जो है कुछ दशकों में सही नहीं होगा और आज भी SC ST और OBC में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सच में पिछड़े हुए हैं, जिनको सच में गरीबी की तंगी है, जिसको सच में आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत है, जिसको सच में नौकरी और एजुकेशन में मौका प्राप्त करने का हक है, जिसके लिए रिजर्वेशन देना बिल्कुल सही है। अब जो लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं उनका मानना यह है कि जो योग्य बच्चे हैं, जो एक्चुअल में नौकरी के लायक हैं, जो इन्होंने ज्यादा पढ़ाई किया है, उनको फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है, मेरिट के आधार पे वो लोग बाहर हो जाते हैं। और उनका ये भी मानना है बहुत सारे ऐसे OBC और SC ST कैटेगरी में लोग हैं जो पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं, यानी कि जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी उनको रिजर्वेशन मिलता रह रहा है। और जो क्रीमी लेयर है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आता है सामने, क्योंकि क्रीमी लेयर में SC ST और OBC के बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। क्रीमी लेयर मतलब कि आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उनको अगर ना भी दिया जाए रिजर्वेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि इनका मानना है, जो भी इसके विपक्ष में बात करते हैं उनका मानना है कि 40 से 50% OBC और SC ST की सीटें केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, इसलिए भी रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। आरक्षण सही है कि गलत, ये सवाल सेंसिटिव है, इसका एक शब्द में कोई जवाब हो ही नहीं सकता है, इसका हाँ या ना में जवाब हो नहीं सकता है। 1920 कोल्हापुर रियासत से लेकर 2024 सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये चला, लगभग 120 साल हो चुके हैं और बहस आज भी वही है, क्या रिजर्वेशन गलत है या सही है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले आरक्षण है क्या। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूँ, किसी माँ ने, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने